हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल हम पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड एंड लिमिटेशंस ऑफ द डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? कुछ चीजें अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। ये चीज़ हमको पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम पढ़ेंगे क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, उसका कारण क्या है और व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हमको पता है प्राइस और डिमांड के बीच उल्टा रिलेशन है, इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इसका पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। आई हैव रिटन एज DMU। तो लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्टली कहां से आता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका लॉ ऑफ डिमांड का सबसे मूल कारण क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड वी नो, हमको पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होता है जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी का ज़्यादा और ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमको मिला है दैट एक कंज्यूमर कहाँ तक कंज्यूम करता है? वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होता है, उतना दूर तक एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है। क्या पाने के लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। ये सारे चीज हम पढ़ चुके हैं। सो फ्रॉम दिस रिलेशन हमको लॉ ऑफ डिमांड मिलता है। कैसे मिलता है? H price is equal to marginal utility, so consumer will be willing to pay less price for additional purchase. It means at a lower price consumer will demand more and vice versa. कंज्यूमर जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है? कम कम होने जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा किसके साथ समान होता है? प्राइस के साथ समान होता है। तो जब एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी वो कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम 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 होते जाएगा। तो प्राइस क्या होने से मार्जिनल यूटिलिटी के साथ समान होगा?
कम होने से। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब कम होता है एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी में, तो प्राइस भी क्या होगा, कम होगा, तब जाके मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, तो वो जब एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी करता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होते जाता है, तो इसीलिए प्राइस भी क्या होगा, कम 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 होगा, तब जाके मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होंगे और कंज्यूमर को मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दैट मीन्स हमारा कंज्यूमर एडिशनल यूनिट जब कंज्यूम करता है, वो कम प्राइस देगा ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ही गेट्स लेस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां मैं लिखा हूं, देखो, कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे लेस प्राइस फॉर एडिशनल परचेज। जब एडिशनल परचेज वो करते जाएगा, तो कंज्यूमर कब रेडी होगा एडिशनल परचेज करने के लिए, जब प्राइस कम होगा, क्योंकि एडिशनल परचेज में, एडिशनल कंजम्पशन में उसको लेस मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। इसीलिए जब प्राइस कम होगा तो हमारा कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा और प्राइस ज्यादा होने से कंज्यूमर डिमांड कम करेगा। तो ये रिलेशन के लिए लॉ ऑफ DMU एंड प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमको डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड मिलता है। एंड हमारा डिमांड कर्व कैसे होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया इनकम इफेक्ट। जब किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, तो हमारा रियल इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रियल इनकम बढ़ जाने से हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट का दाम मान लो 10 रुपया था और वो एक कंज्यूम करता था, अभी प्राइस घट के हो गया 5 रुपया। 5 रुपया में एक कमोडिटी हो, एक चॉकलेट इसको मिल सकता है, प्लस उसके पास क्या हो गया, 5 रुपया बच गया। इसको हम बोलते हैं रियल इनकम उसका कितना बढ़ गया, 5 रुपया बढ़ गया। तो हमको पता है इनकम जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। सो ही विल परचेज नाउ 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स। तो जब किसी भी चीज का प्राइस कम होता है, हमारा रियल इनकम बढ़ जाता है। रियल इनकम बढ़ जाने से डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन। तो जब प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। किसके लिए बढ़ेगा, इनकम इफेक्ट के लिए बढ़ेगा। सो इसीलिए
हमारा डिमांड कर्व क्या स्लोप होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। 3 नंबर पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमको पता है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन गुड्स, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। तो यहां हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा हमको मिलता है लॉ ऑफ डिमांड, और हमारा डिमांड का क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पेप्सी एंड कोक आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि पेप्सी नहीं मिलेगा तो हम कोक में काम चला लेंगे, कोक नहीं मिलेगा तो हम पेप्सी में काम चला लेंगे। इसके बदले ये कंज्यूम कर सकते हैं, कोक के बदले पेप्सी कंज्यूम कर सकते हैं। सो पेप्सी एंड कोक ये दोनों क्या गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर पेप्सी का प्राइस कम हो गया, किसका प्राइस कम हुआ? पेप्सी का प्राइस कम हो गया, लेकिन किसका प्राइस चेंज नहीं हुआ? बट प्राइस ऑफ कोक रिमेन सेम। लेकिन कोक का प्राइस चेंज नहीं हुआ। किसका प्राइस कम हो गया है? पेप्सी का प्राइस कम हो गया है। तो अभी क्या होगा? पेप्सी हमारे लिए चीपर कमोडिटी हो गया, किसके तुलना से? कोक के तुलना से। इसीलिए लोग क्या करेंगे? लोग ज्यादा पेप्सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसके बदले? कोक के बदले। कोक के जगह वो लोग क्या कंज्यूम करेंगे? ज्यादा पेप्सी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि किसका प्राइस कम हो गया है? पेप्सी का प्राइस कम हो गया है, सस्ता हो गया है। इसीलिए डिमांड फॉर पेप्सी, पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ? जब पेप्सी का प्राइस कम हुआ, किसका डिमांड बढ़ा? डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीजेस, बढ़ गया। ड्यू टू व्हाट इफेक्ट? किसके लिए? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल कंज्यूमर। एडिशनल कंज्यूमर बोलने से नया कंज्यूमर आएंगे, जुड़ जाएंगे। जब किसी चीज, किसी गुड्स का प्राइस कम होगा तो वो सस्ता हो गया। पहले से जो लोग खरीद नहीं पाते थे, अभी नया कंज्यूमर जुड़ जाएंगे, किसको खरीदने के लिए? उसी कमोडिटी को खरीदने के लिए। तो डिमांड क्या हो जाएगा? उस कमोडिटी का बढ़ जाएगा। सो जब प्राइस एक कमोडिटी का कम होगा, नया कंज्यूमर आ जाएंगे, क्योंकि ये चीपर कमोडिटी हो गया, सस्ता हो गया। तो जो पहले से खरीद नहीं पाते थे, अभी खरीद पा रहे हैं। इसीलिए उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो डिमांड विल इंक्रीज। सो व्हेन प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, एंड आवर डिमांड का क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। 5 नंबर पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। कुछ कमोडिटीज है, जैसे मैं एग्जांपल लिया हूं, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क एटसेट्रा, जिसका बहुत सारे यूजेस होता है। ये पता होना चाहिए तुमको
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूजेस हैं। सो जब प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस पर यूनिट अगर कम हो जाएगा तो ये क्या हो गया, चीपर कमोडिटी हो गया। लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूजेस को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। सो डिमांड विल फॉल। तो डिफरेंट यूजेस के लिए प्राइस जब कम होता है डिमांड राइज होता है, एंड हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो ये है 5 रीजन, लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एडिशनल कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस। इसके लिए हमको लॉ ऑफ डिमांड मिलता है और हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ कम टू द another thing, limitations or exceptions to the law of demand. Limitations or exceptions to the law of demand बोलने से क्या है, कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, काम नहीं करता है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया वार और इमरजेंसी। तो वार और इमरजेंसी पीरियड में क्या होता है, सारे मार्केट बंद हो जाता है क्योंकि ये वार पीरियड है, इमरजेंसी पीरियड है। तो वार और इमरजेंसी पीरियड में क्या होता है, पीपल फियर शॉर्टेज ऑफ गुड्स। लोगों को डर लगता है गुड्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए, कुछ दिनों के लिए और कुछ महीने के लिए खरीदते हैं, इवन एट हायर प्राइसेस। प्राइस जितना भी हो, जितना ज्यादा भी हो, लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदते हैं अपने परिवार के लिए। सो क्या होता है, इधर प्राइस ज्यादा होने से भी डिमांड भी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वार और इमरजेंसी पीरियड में मार्केट खुला नहीं रहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। इसीलिए लोगों को डर रहता है गुड्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन नियर फ्यूचर में। सो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, घर में स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो प्राइस ज्यादा होने से भी यहां डिमांड ज्यादा होता है, इसीलिए यहां डायरेक्ट रिलेशन हो गया बिटवीन प्राइस और डिमांड में। प्राइस बढ़ने से भी डिमांड भी बढ़ता है, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। सो this is the first point, that is war or emergency. Second point is Giffen goods. Giffen goods is nothing but inferior goods.
इसको जिफेन गुड्स क्यों बोला गया? ये गुड्स सार रॉबर्ट जिफेन ये गुड्स को पहले आविष्कार किए थे, तो उनके नाम के अनुसार इसको बोला गया जिफेन गुड्स। तो जिफेन गुड्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो 19वीं सेंचुरी में सर रॉबर्ट जिफेन ये चीज ऑब्जर्व किए थे और उसका नाम पड़ गया जिफेन गुड्स। तो वो क्या ऑब्जर्व किए? वो देखे, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ते गया, लोग ज्यादा ज्यादा ब्रेड खरीदे। डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ब्रेड का प्राइस बढ़ते गया, ब्रेड का डिमांड भी बढ़ते गया। क्यों? ब्रेड उनका स्टेपल फूड था, यानी कि बिना ब्रेड वो लोग उनका जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। जब प्राइस ब्रेड का बढ़ गया, उसका डिमांड भी बढ़ गया, क्योंकि पहला तो ये स्टेपल फूड था। तो ये गरीब लोग थे सब आयरलैंड में। तो क्यों बढ़ गया ब्रेड का डिमांड प्राइस बढ़ने से भी? बिकॉज लोग, दूसरा यहां मैं लिखा हूं देखो, as it is their staple food, they had to spend more on bread as they could not buy as much meat as before. मीट एक नॉर्मल गुड्स है, उसका दाम पहले से भी बहुत ज्यादा है। तो जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, वो लोग पहले जितना मीट खरीद पाते थे उतना खरीद अभी नहीं पाए, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा स्पेंड करना पड़ा। कहां में? ब्रेड में। क्यों किए? क्योंकि ब्रेड उनके लिए स्टेपल फूड है, मीट नहीं होने से भी चलेगा। इसीलिए जब प्राइस बढ़ गया ब्रेड का, उसका डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। हमारा लॉ ऑफ डिमांड इधर काम नहीं करता है। डायरेक्ट रिलेशन हो गया बिटवीन प्राइस ऑफ ब्रेड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो इसीलिए इसको भी बोला जाता है जिफेन पैराडॉक्स। मैं समझाया था, बताया था। पैराडॉक्स किसको बोलते हैं? जहां चीजें उल्टा पड़ता है। यहां जब ब्रेड का प्राइस ज्यादा हो गया, तो उसका डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। यह है इंफीरियर गुड्स। तो यहां लॉ ऑफ डिमांड काम किया क्या? नहीं किया, उल्टा पड़ गया। इसीलिए इसको भी बोलते हैं क्या? जिफेन पैराडॉक्स। तो ये हो गया जिफेन गुड्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। 3 नंबर पॉइंट आ गया प्रेस्टीज गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रेस्टीज गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो प्रेस्टीज गुड्स क्या है और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? जो है हाई फाई गुड्स, डायमंड, जेम्स, पालाटियल बिल्डिंग, गर्जियस ड्रेसेस एटसेट्रा आर प्रेस्टीज गुड्स। ये सारे चीजें कौन लोग खरीदता है, कौन लोग कंज्यूम करता है?
वेरी रिच पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत धनी व्यक्ति लोग ये सारे चीज खरीदते हैं टू मेंटेन देयर एरिस्टोक्रेसी। उनका रेस्पेक्ट सोच लो, उनका एरिस्टोक्रेसी समझ लो, उसको मेंटेन करने के लिए ये सारे चीज खरीदते हैं। तो उनके लिए पैसा का कोई सवाल नहीं है, पैसा का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत धनी है, वेरी वेरी रिच पर्सन्स। तो अगर ये सारे चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे, इस सोच में खरीदते हैं। क्योंकि ये मिडिल क्लास और पुअर क्लास कभी भी सोच नहीं सकते हैं। वो लोग ज्यादा खरीदने से क्या होगा, उनका एरिस्टोक्रेसी बढ़ जाएगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा, सोसाइटी में सम्मान बढ़ जाएगा, इसीलिए ज्यादा खरीदते हैं। और ये चीजें का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो वो लोग कम खरीदते हैं। क्या सोच में कम खरीदते हैं? ये सोचते हैं ये आम गुड्स हो गया, ये अभी मिडिल क्लास लो क्लास लोग खरीद पाएंगे, इसीलिए डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेस्टीज गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, प्राइस घटने से डिमांड घटता है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। 4 नंबर पॉइंट हो गया एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन सोच, आशा, होप, यहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ये मैं पहले से भी पढ़ा चुका हूं। अगर लोग प्राइस चेंज होने का होप करते हैं, सोच रखते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आज एक चीज का प्राइस हाई है, लेकिन लोग सोच लिए प्राइस और बढ़ेगा कल या परसों या नरसों, तो आज प्राइस हाई होने से भी डिमांड क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कल परसों नरसों खरीदने से और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आज प्राइस ज्यादा होने से भी डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू एक्सपेक्टेशन, ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। सो आवर लॉ ऑफ डिमांड यहां काम नहीं करता। इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी बाय द कंज्यूमर्स। समटाइम्स क्या होता है, लोगों को पता नहीं रहता है रियल प्राइस मार्केट में क्या है, तो लोग क्या करते हैं, प्राइस ज्यादा होने से भी वो लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, अज्ञता। उनको पता नहीं मार्केट में रियल प्राइसेस क्या है, तो इट इज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। लोग हाई प्राइस में भी ज्यादा खरीद लेते हैं, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अब अगर पीपल इग्नोरेंट है, इरेशनल है। एंड लास्ट पॉइंट, चेंज इन टेस्ट, फैशन, हैबिट एटसेट्रा। ये सारे हम एजम्पशन में लिए थे, ये सब कंस्टेंट होना चाहिए फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हमारा टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रिफरेंस, कस्टम ये सब चेंज होने लगेगा, तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड
काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक नया ड्रेस निकला है, वो इफ एनी ड्रेस इज इन फैशन, वो ड्रेस मार्केट में धूम मचा रखा है, फुल फैशन में है, तो क्या होगा? वो ड्रेस का डिमांड बढ़ते जाएगा, इवन अगर प्राइस भी उसका ज्यादा ज्यादा होगा। इसीलिए अगर ये टेस्ट भी अगर चेंज हो जाएगा, फैशन भी अगर चेंज हो जाएगा, हैबिट भी अगर चेंज होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जहां जहां लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this much for today. We shall continue in the next class. Thank you all.